हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपकी यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे जो कांस्टेबल के पेपर हुआ था, साथ में जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उन सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले भी लेक्चर फर्स्ट बन चुका है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते यानी कि एलबीए पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्र यानी कि एनक्लेव्स की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन किया गया था या फिर करने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहली अनुसूची। जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत संशोधन किया जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों होगा कि पहली ही अनुसूची में चेंज करना पड़े, तो देखो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, 1 की क्लोज 3 की सब क्लोज सी हमें ये जानकारी देती है कि भारत सरकार जब भी किसी एरिया को एक्वायर्ड करेगी, अर्जित करेगी, अपने में मिलाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा, यानी कि भारत का राज्य अक्षेत्र का भाग बन जाएगा। एक्वायर्ड एरिया कौन सा एरिया होता है, जो कि वर्तमान में भारत का अक्षेत्र नहीं है, यानी कि किसी भी विदेशी अक्षेत्र को जब हम भारत के राज्य अक्षेत्र में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, भारत का राज्य अक्षेत्र बन जाएगा। अब कोई विदेशी अक्षेत्र भारत का राज्य अक्षेत्र बन गया तो या तो उसको हम आर्टिकल 2 में रखेंगे या फिर आर्टिकल 3 के हिसाब से भारत के राज्य अक्षेत्र में मिलाएंगे। आर्टिकल 2 कहता है कि जब भी कोई विदेशी अक्षेत्र भारत के राज्य अक्षेत्र में मिलाया जाएगा, या तो आप उसको क्या कीजिए, न्यू स्टेट बनाइए, या फिर क्या कीजिए, यूनियन टेरिटरी बनाइए। और आर्टिकल 3 हमें जानकारी देता है कि जब किसी एक्वायर्ड एरिया को टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया जाएगा तो उसको आर्टिकल 3 के द्वारा भारत के राज्य अक्षेत्र में मिलाया जाएगा, तो उसको जो भारत में वर्तमान में एग्जिस्टिंग स्टेट है उसी के अंतर्गत उसके एरिया को मिलाया जाएगा। अब इन दोनों की बात क्या हुई, जैसे यहाँ पर क्या है, राजस्थान है और हमें क्या करना पड़ा, एक पाकिस्तान का एक इतना सा एरिया कब्जाना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम राजस्थान के ही एरिया में क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो इसको क्या करा हमने, एग्जिस्टिंग स्टेट में ही मिला लिया, यानी कि थोड़ा सा 2 किलोमीटर का एरिया कब्जा लिया पाकिस्तान का, और इसको हमने क्या करा, एक नया राज्य नहीं बनाया, इसको हमने वर्तमान में ही जो हमारा राज्य है राजस्थान उसके अंतर्गत मिला लिया। तो आर्टिकल 3 इस टाइप के एरिया की बात करता है। लेकिन सपोज करो कि हमने एक बड़े लेवल पर कब्जा कर लिया इसके पाकिस्तान के, और उस बड़े हिस्से को हम भारत का राज्य अक्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, ऐसा थोड़ी ना कि उसको पंजाब में मिला देंगे या फिर राजस्थान में मिला देंगे, भाई इसका भी एरिया काफ़ी बड़ा है ना। इसको हम क्या करेंगे, या तो नया राज्य बनाएंगे या फिर यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। ऐसी बात कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 2 कहता है। अब इन दोनों आर्टिकल का इस पहली अनुसूची से क्या कॉन्टैक्ट है, तो देखो इसका कॉन्टैक्ट ये है कि जो भूमि सीमा समझौता हुआ था ना भारत और बांग्लादेश के बीच, इसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये हुआ था वर्ष 2015 में, और इसके द्वारा क्या हुआ था कि जैसे ये कोई बॉर्डर लाइन है, इधर क्या है, बांग्लादेश है, इधर क्या है, इंडिया है। इंडिया के कुछ एनक्लेव यहाँ पर थे, और ऐसे ही जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव यहाँ पर थे। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए, एनक्लेव का मतलब होता है छोटे छोटे एरिए, ठीक है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ के लोगों को फ्रीडम दी गई, या तो आप बांग्लादेश में चले जाइए या फिर आप क्या कर दीजिए, इंडिया में रह लीजिए। और जो ये बाउंड्री का इधर उधर पर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा लगानी पड़ती थी, उन्होंने क्या किया, इस बॉर्डर लाइन को सीधा कर लिया। किसके थ्रू, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वर्ष 2015 में हुआ था, इसके द्वारा। अब जब कुछ इंडिया का एरिया बांग्लादेश में गया और बांग्लादेश का एरिया कुछ इंडिया में आया, तो क्या हुआ, जो यहाँ पर भारत का राज्य था वेस्ट बंगाल, उसकी एरिया एंड बाउंड्री दोनों की दोनों में चेंजिंग होंगे ना। अगर मान लिया कुछ यहाँ पे एरिया गया तो उसका एरिया कम हुआ होगा, अगर कुछ एरिया इधर आया तो उसका एरिया बड़ा होगा, और बाउंड्री में भी ऑब्वियसली चेंजिंग आई होगी, सीमा में भी। और आर्टिकल 3 हमें एक और जानकारी देता है कि यदि कभी किसी भी राज्य की नेम, एरिया और बाउंड्री, इन तीनों में अगर चेंजिंग करनी है
तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? आर्टिकल नंबर 3 होगा। और ऐसा करने की पावर किसके पास में होती है? पार्लियामेंट के पास में होती है, यानी कि संसद के पास में होती है। अब जब कुछ बांग्लादेश का एरिया जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसके अंतर्गत ही तो मिला है हमने इसको। और जब हम एग्जिस्टिंग स्टेट के अंतर्गत किसी एरिया को, विदेशी एरिया को, जैसे पाकिस्तान के एरिया को हमने राजस्थान में मिलाया था, ऐसे ही बांग्लादेश के एरिया को किस में मिलाया? वेस्ट बंगाल में मिलाया। तो एग्जिस्टिंग स्टेट में मिलाया जा रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आर्टिकल नंबर 3 होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसकी जानकारी पता लग रही है। अब एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया कहाँ पर डिफाइन किया गया? तो वो किया गया आर्टिकल नंबर 1 में। अब कहोगे आप कि यार आप तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। तो देखो भाई, समझना है तो ये संविधान है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको एक एक चीज़। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई करके आर्टिकल 1, 2, 3 इन तीनों को ही आधे आधे घंटे में डिस्कस कर रखा है, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसके लिए जाते हैं हम आर्टिकल नंबर 1 पर। तो इसके लिए हमने क्या करा? आर्टिकल नंबर 1 देखा, और आर्टिकल नंबर 1 हमें बताता है, जानकारी देता है संघ और उसके राज्य अक्षेत्र के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और दूसरी क्लॉज इसकी क्या जानकारी देती है? राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में स्पेसिफाइड किए गए हैं, यानी कि जो भारत का राज्य होगा और उसके राज्य क्षेत्र होंगे वो होंगे जो पहली अनुसूची में स्पेसिफाइड है। अब हम गए पहली अनुसूची में, हम पहली अनुसूची में गए तो हमने यहाँ पर देखा इधर राज्य का नाम लिखा है यानी कि आंध्र प्रदेश, और इधर लिखा है राज्य क्षेत्र, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो भी एरिया आएगा वो सारा का सारा यहाँ पर स्पेसिफाइड है। अब हमने देखा कि ऐसे हमने देखा था अभी जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है वो किसके साथ में हुआ था? तो वो हुआ था पश्चिम बंगाल के साथ में। अब जैसे हम पश्चिम बंगाल देखा, इधर राज्य का नाम हुआ और इस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी एरिया आएगा वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा गया है। हमें पता है कि जो 100वें नंबर का संविधान संशोधन था वो वर्ष 2015 में हुआ था, और उससे रिलेटेड प्रथम अनुसूची में ही क्या करना पड़ा था? हमें चेंज करना पड़ा था। तो देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट हुई। इस क्वेश्चन को समझने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको जोड़नी पड़ेगी। पहले हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल नंबर 2 जोड़ा, फिर आर्टिकल नंबर 3 जोड़ा। इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमने यहाँ से देखा आर्टिकल 1 से कनेक्ट किया, और फिर हमने 3 में ही क्या देखा? एग्जिस्टिंग स्टेट देखा। एग्जिस्टिंग स्टेट जानने के लिए कि राज्य क्या होंगे और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसके लिए हम गए आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 1 की जैसी हमने सब क्लॉज 2 देखी तो उसमें हमने पाया कि जो अनुसूची 1 है, शेड्यूल 1 है, उसके अंतर्गत इनका एरिया को डिफाइन किया गया है। तो अब समझ में आया सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ से कनेक्ट करके किस तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है ये। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, इसको समझने के लिए काफ़ी अच्छे से मैंने आर्टिकल 1, 2 और 3 इन तीनों को काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है विद मैप। वो जुडिशियरी के लिए है, आपके लिए नहीं है। बाकी अगर आपको समझना है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 डैश 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 भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों के बनाने, बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानून के नाम से उपयुक्त कानून बना। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 3। जो अनुच्छेद 3 है, हमने अभी देखा कि अगर पार्लियामेंट चाहे किसी भी एरिया के नेम, एरिया और बाउंड्री में चेंजिंग कर सकती है, किसी के एरिया को घटा सकती है और किसी के भी एरिया को बढ़ा सकती है। ऐसे ही बाउंड्री में भी चेंजिंग कर सकती है। ऐसी पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। और ऐसे जो बिल होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के साथ में पास होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कभी कोई एरिया एक्वायर्ड करके भारत का राज्य क्षेत्र बनाया जाएगा तो उसको या तो न्यू स्टेट बनाया जाएगा या फिर यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। ऐसी बात कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 2 कहता है। और आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 7 ये दोनों के दोनों नागरिकता से संबंधित है, अर्थात सिटीजनशिप से। और सिटीजनशिप को भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक डिफाइन किया गया है। तो 5 और 7 ये दोनों के दोनों सिटीजनशिप से संबंधित है। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। और भारत ने जो एकल नागरिकता का प्रावधान है इसको ब्रिटेन से लिया था। वर्ष 2003 से जो
PIO है यानी कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए अलग से हमने क्या करा है, OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लॉन्च करी है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान उन लोगों के लिए किया है जो भारतीय उद्भव के लोग हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? देखो, नए राज्यों के गठन के विषय में कौन है? अनुच्छेद 3। अभी हमने डिस्कस किया है ये सारे का सारा ही कि अनुच्छेद 3 नए राज्य के गठन की बात करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बात करता है। साथ ही साथ किसी एरिया के नेम, एरिया और बाउंड्री, इन तीनों में भी चेंजिंग करने का काम किसका है? अनुच्छेद 3 का है। जैसे ही आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 देखोगे तो उसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम, यानी कि नेम, एरिया और बाउंड्री अगर चेंज करनी है किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की वो यहाँ पर है, और फॉर्मेशन करनी है नए राज्य की वो भी कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 3 में है। जबकि आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा करने की पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है। दोनों में आर्टिकल 1 और 2 से रिलेटेड जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है, स्टेट की परिभाषा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो देखो दोस्तों, जो हमारे पास वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरी हैं उनकी संख्या है 8, लेकिन 8 में से मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके पास में विधानसभा है। उनके नाम है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुद्दुचेरी। तो इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पुद्दुचेरी। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है। 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास में खुद की विधानसभा है, और इनके नाम है जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुद्दुचेरी। चलिए जल्दी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए कि ये जो दमन एंड दीव है इसके अंतर्गत कौन सा एरिया मर्ज कर इन दोनों को क्या करा है? एक कंबाइन यूनियन टेरिटरी बना दी है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 12। भारतीय संविधान में इस समय पर 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया था उस समय पर अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया था, और इस दिन भारतीय संविधान के 16 आर्टिकल लागू हुए थे, जबकि जो हमारा पूरा संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो, पहले थी 8, वर्तमान में है 12। तो जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाती है या फिर हटाई जाती है तो उसके लिए संविधान में सामान्यतः संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो जब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन सभी अनुसूचियों को जोड़ा गया तो इसके लिए भी भारतीय संविधान में संशोधन करने पड़े। ये अनुसूचियाँ क्या क्या थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड्स में। जैसे आपके सामने ये रही एक स्लाइड, इसमें आप देखोगे कि जो हमारी 9वीं अनुसूची है इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी और जो जमींदारी प्रथा हमारे यहाँ पर चली आ रही थी उसका उन्मूलन इसमें किया गया था, यानी कि जो जमींदारी प्रथा थी उसका एबोलिशन किया गया, खत्म किया गया और भूमि सुधारों को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। यह अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। यदि संसद या विधानसभा का कोई सदस्य है, यानी कि संसद के सदस्य होते हैं सांसद जिनको हम MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा के सदस्य होते हैं MLA और MLC, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो संसद के जो सदस्य हैं और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में है, यानी कि उनकी जो सदस्यता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, निर्हरता से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अब देखो इनकी सदस्यता की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो देखो, सपोज करो कोई दल का सदस्य है, वो अपने दल से क्या कर देता है? परित्याग कर देता है, त्याग दे देता है, तो क्या होगी? उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। या फिर ऐसा सोचिए, जैसे कोई
पॉलिटिकल ग्रुप है यानी कि जो राजनीतिक दल है वो किसी बिल पर क्या करता है, मतदान करता है, और उसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य इस मतदान के विरुद्ध में वोट करता है, यानी कि पूरा का पूरा दल तो सहमत है इस पर वोट करने के लिए, लेकिन वो मेंबर जो उसी दल का है, सेम दल का, वो इसके विरुद्ध में जाकर क्या कर देता है, मतदान करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि उसने क्या किया है, दल के आदेश के विरुद्ध सदन में क्या करा है, अपना मतदान किया है, इस तरीके से उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जैसे पूरा का पूरा सदन कर रहा है वोटिंग, यहाँ पे उस बंदे ने क्या करा, सदन में उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया कि भाई मैं तो आता ही नहीं, मतदान से अलग रह लिया, वो खुद को मतदान से उसने क्या कर लिया, खुद को अलग रख लिया, तो इस आधार पर भी क्या हो जाएगा, उसका पद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज वो है नॉमिनेटेड मेंबर से रिलेटेड, यानी कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होता है वो 6 माह के अंदर राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल जो ये होगा, ग्रुप होगा, उसकी सदस्यता ले सकता है। अगर वो 6 महीने के बाद में ऐसा करना चाहेगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसने 6 महीने के बाद में ऐसा किया तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है ना भाई, उसको नॉमिनेट किया जा रहा है, मनोनीत किया जा रहा है, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं होता, तो उसको क्या करना है, या तो वो 6 महीने के अंदर किसी भी दल की सदस्यता ले ले, या फिर वो क्या रहे, सदस्यता न ले, ऐसे ही रहे। अगर वो सदस्यता अपनी 6 महीने के बाद में किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की रखता है तो उसका पद क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दूसरा, जो निर्दलीय सदस्य होते हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप में क्या नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते। केवल वो किसी भी उसको क्या कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते। जो निर्दलीय सदस्य होते हैं वो केवल अपना समर्थन दे सकते हैं। ये बातें आपको याद रखने, किससे रिलेटेड, 10वीं अनुसूची से। और 10वीं अनुसूची को किसके टाइम पर जोड़ा गया था, वर्ष 1985 में। किसके टाइम पर भाई, राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा। और जब 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था, मतलब किसकी सरकार के द्वारा जोड़ा गया, तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को बताया गया है, यानी कि जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। इसके द्वारा क्या हुआ, 11वीं अनुसूची के द्वारा जो हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि जो उसमें बताया गया कि पंचायतों का गठन कैसे होगा, उनका निर्वाचन कैसे होगा, जो हमारे यहाँ पर वुमेन की सीट आती है, SC ST को किस तरीके से रिजर्वेशन देना है उनकी जनसंख्या के आधार पर, इस तरीके की जानकारी बताई गई है। साथ ही साथ उनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल क्या होगा, वो कितने विषयों पर कानून बना सकता है, इस प्रकार की शक्ति उसके अंतर्गत दी गई। तो जो हमारी पंचायत है उसके पास में 29 मैटर्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और ये जो अधिनियम लागू हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया था। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि 24 अप्रैल के दिन हम क्या मनाते हैं, ठीक है। ये 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था राज्य व्यवस्था को, ठीक है। इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट जो है 12वीं अनुसूची। ये जो 12वीं अनुसूची है इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 73वां और 74वां ये दोनों के दोनों संविधान संशोधन अधिनियम हुए थे कब, 1992 में। लेकिन ये लागू कब हुए थे, 1993 में, 1993 में। जो पंचायत है वो कितने विषयों पर कानून बना सकती है, 29 विषयों पर। जबकि जो हमारी नगर पालिका है यानी कि जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटी से। जो शहरी अक्षेत्र होते हैं हमारे, शहरी अक्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासी संस्थाएं होती हैं उनको क्या करता है, ये संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं कौन सी होती है हमारी, जो नगर पालिका है या फिर जो हमारा नगर निगम है, वो सारी की सारी क्या है, स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं हमारी। तो उनको क्या करता है, 12वीं अनुसूची एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। और इसको किसके माध्यम से मिला था, तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1992 के द्वारा दिया गया था। जैसे पंचायत कितने विषयों पर कानून बना सकती है, 29 विषयों पर। ऐसे ही जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, वो कितने विषयों पर कानून बना सकती है, 18 विषयों पर। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपके बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा।
हाँ, एक बात और बताना भूल गया, जैसे 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में आई, तो 1992 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हन राव उस समय पर पीएम थे, और 10वीं अनुसूची के टाइम पे राजीव गांधी, और 9वीं अनुसूची के टाइम पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 9वीं अनुसूची से संबंधित थोड़ी सी बातें और बताता हूँ। देखो, जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो उस समय पर यह था जैसे कि ये 9वीं अनुसूची के कुछ कानून इसमें लिख दिए, तो जिस भी कानून को इस 9वीं अनुसूची की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जो हमारी न्यायपालिका है वो उसका क्या नहीं कर सकती थी, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी। लेकिन वर्ष 2007 में एक केस आया, IR कोहिलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया। इस केस में यह कहा गया कि दिनांक 24 अप्रैल 1973, देखो यहाँ 75 लिखा है, ये 1973 है, कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी केस इस लिस्ट में जोड़े गए हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यानी कि एक गाइडलाइन जारी कर दी, कौन सी, 24 अप्रैल 1973 के बाद से। 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी सब्जेक्ट, जो भी कानून, यानी कि जो अधिनियम इस लिस्ट में जोड़े गए, उनका क्या कर सकते हैं, हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले के होंगे तो उनका हम नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू, देखो, जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसकी एक शक्ति होती है। इसके माध्यम से हमारी जुडिशरी क्या करती है कि जो विधायिका है, विधायिका ने अगर किसी विधि का निर्माण किया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। अगर वो कानून जनता के हित के लिए है तो वो बना रहेगा, अगर वो जनता के हित के लिए नहीं है, हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे ही जो हमारी कार्यपालिका होती है, जो अगर कार्यपालिका कोई ऐसी नीति का निर्धारण कर देती है वो जनता के लिए हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बातें आपको याद रखने हैं। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने कहाँ से ली थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची है, इसके अंतर्गत 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, जिनके नाम है असम, मिजोरम, त्रिपुरा और चौथा है मेघालय। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये 4 राज्य हैं जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो 6ठी अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो SC और ST क्लास के जो लोग हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बातें यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है, उसमें भी SC और ST के प्रशासन से संबंधित बातें हैं। लेकिन 6ठी अनुसूची की जो स्पेशलिटी है वो केवल इस बारे में है कि इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ATM में मनी, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और M फॉर मिजोरम। तो ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ATM में मनी। लेकिन ध्यान रखना, इस M में से किसी का भी मतलब ये मत लगा देना मणिपुर। ठीक है, मणिपुर नहीं है इसमें M में। एक M का मतलब है मिजोरम और दूसरे M का मतलब क्या है, मेघालय। मणिपुर नहीं है। कभी ATM में से मनी से मणिपुर जोड़ दो आप इस तरीके से, तो किसी भी तरीके से याद रख लेना। देखो, वैसे मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है और इसका जितना ये एरिया आता है ना, ये वाला, ये सारा का सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। आपको जब इसकी लोकेशन पता होगी तभी आपके याद रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, असम, इसके नीचे है मेघालय, यहाँ पर क्या पड़ता है, त्रिपुरा, और यहाँ पर क्या है, मिजोरम। ये सारा का सारा एरिया 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका मेल नहीं है। तो ऑप्शन ए है, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। तो देखो, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस समय पर कितनी थी, मैंने बताई थी आपको, 14 भाषाओं का वर्णन उस समय पर किया गया था भारतीय संविधान में, जो मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट राइट। नेक्स्ट 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों को सत्यापन के प्रावधान निहित है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो इसका मतलब 9वीं अनुसूची में जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बातें कही गई थी और भूमि उन्मूलन किया गया था, तो उसके लिए जो कुछ अधिनियम उसके अंतर्गत डाल दिए जाते थे वो सत्यापन के प्रावधान निहित थे। ठीक है,
और मैंने इससे रिलेटेड आपको एक जुडिशियल रिव्यू की बात भी बताई थी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी इसमें अधिनियम जोड़े जाएंगे उनका क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो मामले हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और ये बात किस केस में कही गई थी, ये कही गई थी IR कोहिलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मैटर में। ये केस कब आया था, 2007 में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और अधिकार व जिम्मेदारियां निहित। तो देखो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो 12वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनके स्थानीय स्वशासन की जितनी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, जो हमारे नगर पालिका है, नगर निगम है, ये सारी 12वीं अनुसूची में है। और 11वीं में क्या है, पंचायत है। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी राइट। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान है। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि जो SC और ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बातें हैं वो या तो 5वीं अनुसूची में है या फिर 6ठी में है। तो 5वीं में तो सबके लिए है, लेकिन 6ठी में केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों राज्यों के नाम आपको याद रखना है। जबकि 11वीं अनुसूची में क्या है, हमारी पंचायत है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नंबर 24, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो आंसर होगा चौथा अनुसूची। जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा के बारे में डिस्कस करती है। यानी कि राज्यसभा के सीटों के बारे में जो जानकारी प्रोवाइड कराई गई है वो हमें चौथी अनुसूची से प्राप्त होती है। वहाँ पर बताया गया है कि इस राज्य को इतनी सीट मिलेंगी, इस राज्य को इतनी मिलेगी, इस राज्य को इतनी मिलेंगी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। जबकि 6ठी अनुसूची में क्या है, SC और ST का जो प्रशासन से संबंधित कार्य है वो है। और जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। और जबकि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज थी, तो आप कहोगे 14 लैंग्वेज थी। 14 के बाद में 8 लैंग्वेज को जोड़ा गया। वर्तमान में कितनी है, 12 है, 22 है। तो अब देखो, जब ये 8 लैंग्वेज जोड़ी गई तो इनको एक ही बार में तो जोड़ा नहीं गया, इनको भारतीय संविधान में 3 बार में जोड़ा गया। सबसे पहले जोड़ी गई सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया सिंधी, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1967 में। इसके बाद नमक से याद रखना NMK, N फॉर नेपाली, M फॉर मणिपुरी और K फॉर कोंकणी। तो इन तीनों लैंग्वेज को जोड़ा गया 71वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में। और इसके बाद 4 लैंग्वेज BDMS, बोडो, डोगरी, संथाली, ये कुल मिलाकर 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। कब, 92वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ वर्ष 2003 में। तो इन सभी को इस तरीके से याद रखना, S फॉर संथाली, फिर नमक और चौथा BDMS। तो कुल मिलाकर 8 लैंग्वेज बाद में जोड़ी गई। और जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाती है या हटाई जाती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। सिंधी को जोड़ा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। BDMS बोले तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथालीस, इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2003 में जोड़ा गया। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 14 लैंग्वेज थी, जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, कुछ को कन्फ्यूजन हो सकता है उर्दू को लेकर, हिंदी को लेकर, पंजाबी को लेकर और संस्कृत को लेकर। ये हमारी ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उस समय पर भी भारत की लैंग्वेज थी। तमिल भी थी और तेलुगु भी थी। तो कुछ लैंग्वेज हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी है। और बोडो को हमने कब जोड़ा, BDMS से याद करो, BDMS, इसको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2003 में जोड़ा गया। सिंधी को कब जोड़ा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1967 में। और कोंकणी, कोंकणी मतलब नमक,
नमक से मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको कब जोड़ा? आप कहोगे इसको जोड़ा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में। आप जितना लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना, आपके उतने ही लंबे टाइम के लिए क्या रहेंगे, माइंड में सेट रहेंगे। तो आप बंद आंखें करके एक बार माइंड में सोचिए कि हाँ भाई इससे रिलेटेड ये है, फिर उसको जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने रिकॉल किया है, उसको पेज पर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसको क्या कर सको, अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो देखो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है उसमें आप देखोगे जैसे ये अनुसूची है, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर इस साइड में मिलेगा, यहाँ पर राज्यों का नाम मिलेगा, उधर उनका राज्य अक्षेत्र मिलेगा कि इसके राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। जब 28 राज्य खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट शुरू होती है। ऐसे ही इधर संघ राज्य अक्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश के नाम शुरू होते हैं, और ये कितने हैं, 8 हैं। उधर उसके अंदर क्या क्या एरिया आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, 8 यूनियन टेरिटरी हैं हमारे यहाँ पर और 28 राज्य हैं वर्तमान में। जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अर्थात 11 जनवरी 2024 के दिन, आज वर्तमान में यहाँ पर कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शपथ और अभिपुष्टि के रूप का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? देखो, जो शपथ है, शपथ को भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, जो राज्यसभा की सीट्स हैं उनका एलोकेशन किया गया है। पहली अनुसूची में स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों के बारे में डिफाइन किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में ऐसे पद अधिकारी जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, जो पेमेंट है, पेमेंट के लिए संसद की अनुमति नहीं होती, उनका क्या पेमेंट के बारे में है, यानी कि उनकी सैलरी से रिलेटेड बातें हैं। और वो सारा का सारा जो फंड होगा वो भारत की संचित निधि पर आधारित होगा। जैसे सपोज करो सेंटर है, सेंटर में कुछ ऐसे पद हैं जैसे कि प्रेसिडेंट का, या फिर राज्यसभा के अंतर्गत आप देखोगे सभापति और उपसभापति। ऐसे ही जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या देखोगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका जो भार होता है ना सैलरी का, वो सारा का सारा सेकंड अनुसूची के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि वो भारत की संचित निधि पर निहित होंगे। ऐसे ही अगर आप राज्य के अंतर्गत चले जाओगे तो राज्य के अंतर्गत क्या है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी, या फिर जो राज्य की विधानमंडल है और विधायिका है उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर सभापति, उपसभापति जितने भी आए, इन सब का जो भार होगा उसके लिए क्या होगी, के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए। तो उसके अंतर्गत ऐसे पद अधिकारी हैं जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। तो इसके अंतर्गत ऐसे पद अधिकारी हैं जिनके वेतन में कटौती नहीं कर सकते आप, ठीक है। गवर्नर का पद भी इसके अंतर्गत ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद थे? तो देखो, भारतीय संविधान में उस समय पर 395 अनुच्छेद थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भी, आज भी भारतीय संविधान जब आप उठाकर देखोगे उसमें अंतिम अनुच्छेद क्या है, 395 ही है, ठीक है। क्योंकि जितने भी अगर संविधान के अनुच्छेद ऐड किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से किए गए, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने बताया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के भाग 4A में लिखा गया है और भाग 4A के अंतर्गत अलग से एक 51A अनुच्छेद जोड़ा गया। तो जो आप कैपिटल में देखते हो ना, इसका मतलब यह है कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, उसको भारतीय संविधान में बाद में संशोधन करके जोड़ा। और इसको किसके द्वारा जोड़ा, तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा था। जबकि आप देखोगे जो हमारी DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो अब देखो आप, आर्टिकल तो क्या है, 51 है, और ये क्या कर दिया, 51 है, यानी कि ये बाद में जोड़ा है इसको। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 51 से 52 कर दिया लास्ट में हमने। भाई आज भी लास्ट आर्टिकल हमारा क्या है, 395 है, उनमें ही जैसे 51 में क्या कर दिया, 51A कर दिया, तो उन्हीं आर्टिकल्स में हमने क्या करा, जोड़ दिया है। वर्तमान में भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, और जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय पर भी 395 अनुच्छेद थे। लेकिन जो पार्ट्स की संख्या है, भागों की संख्या है, वो कितनी है, 22 है। जो अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स हैं, उनकी संख्या कितनी थी, पहले 8 थी जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 हो चुकी हैं। पहले कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 है।
ठीक है। अब 8 से 9, 10, 11 और 12 ये सारी की सारी किस तरीके से जोड़ी, कब कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? तो देखो ये किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको सीबीआई कहते हैं को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। देखो जो सीबीआई है ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत डिफाइन नहीं है, अर्थात ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाते गलत। नेक्स्ट, लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो देखो ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल बी स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा जो इन्होंने आंसर की दिया है उसके अंतर्गत इन्होंने जो ऑप्शन राइट दिया है वो दिया है 1 और 2, क्योंकि उनके पास का मतलब ये होना भाई संविधान के संदर्भ में पूछ रहा है, तो संविधान में तो ऐसा कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है। बाकी आप देख लेना, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। आंसर की के हिसाब से ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो देखो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को हमने क्या दिया था? राजभाषा का दर्जा दिया था। और कब दिया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब आप भारतीय संविधान का भाग 17 देखोगे, उसके अंतर्गत 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद लिखे गए हैं। ये राजभाषा के ही बारे में जिक्र करते हैं। तो ध्यान रखना कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो ध्यान रखना कि 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसके अंतर्गत सबसे पहली बार उत्तरदायी सरकार की बात कही गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायित्व सरकार की बात कही गई थी, वो किस में कही गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको इससे याद रखनी है, जो डायरकी है जिसको हिंदी में द्वैध शासन कहते हैं, उसको जो प्रांतीय स्तर थे उस पर लागू किया गया था, यानी कि प्रांतीय स्तर पर डायरकी शासन लागू किया गया था। जबकि जो केंद्रीय स्तर था अर्थात सेंट्रल लेवल था, वहाँ पर क्या किया गया था? बाईकैमरल अर्थात जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी उसको लागू किया गया था। और डायरकी का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन। बाईकैमरल का मतलब होता है द्विसदनात्मक सरकार, ठीक है। तो 1919 के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर क्या होती? बाईकैमरल अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और प्रांतीय स्तर पर क्या हुआ था? डायरकी सिस्टम लागू हुआ था। लेकिन यही सब चीज़ें रिवर्स हो जाती है कहाँ पर? जब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम में जो बात कही गई थी वो ये थी कि जो डायरकी है, डायरकी को प्रांतों से खत्म कर दिया था और उसको सेंट्रल लेवल पर लागू कर दिया था। जबकि प्रांतीय स्तर पर भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर बाईकैमरल सिस्टम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। यानी कि इसके रिवर्स हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एक्ट के माध्यम से भारत में सीमित मत अधिकार दिए जाते हैं, यानी कि जो लोग टैक्स पे करते थे, जिनके पास में प्रॉपर्टी थी और जो लोग एजुकेटेड थे, उन लोगों को क्या दिए गए थे? राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? वोट डालने का अधिकार दिया गया था। जिनके पास प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति थी, जो लोग सरकार को टैक्स पे करते थे और जो लोग एजुकेटेड थे, उन्हीं को क्या दिया गया था? राइट टू एजुकेशन दिया गया था। और वर्तमान में जो वोट डालने का अधिकार है
वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 326 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। भाग 15 के अंतर्गत जब आप भारतीय संविधान का भाग 15 देखोगे तो वो किससे संबंधित है? निर्वाचन से। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है कि राइट टू वोट कहाँ पर डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 326 में और भाग 15 के अंतर्गत। भाग 15 के अंतर्गत क्या है? निर्वाचन। और भाग 15 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो आप कहोगे 324 से लेकर 329 तक। तो भारत सरकार अधिनियम 1915 जैसा ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं आया था। और भारत शासन अधिनियम है 1935। इसमें एक तो मैंने बात आपको ये वाली बता दी यहाँ पर, और दूसरी बात जो हमारे यहाँ पर संघीय न्यायपालिका है उसकी स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही होती है। और साथ में जो आरबीआई की स्थापना होती है वो भी इसी एक्ट के माध्यम से भारत में की जाती है। नेक्स्ट जो इसमें 1813 का चार्टर अधिनियम, इससे एक बात आपको याद रखनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि प्रतिवर्ष भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। दूसरी बात, जो कंपनी थी उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो मोनोपोली होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया गया था। जब 1813 का चार्टर एक्ट आया उसके माध्यम से चाय और चीन के साथ में व्यापार बना हुआ था, लेकिन और सारे अधिकार उसके क्या कर दिए थे? ख़त्म कर दिए थे। और चाय और चीन के साथ व्यापार को कब ख़त्म किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में। यानी कि पूर्ण रूप से जो मोनोपोली खत्म हुई थी कंपनी की वो 1833 के चार्टर एक्ट में हुई थी। ठीक है, ये सारी बातें आपको इनसे याद रखने, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। डैश 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 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला पहला राष्ट्रमंडल देश बन गया था। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को जारी रखी। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हो गया था, इस दिन भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था, यानी कि गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या रखा? कॉमनवेल्थ की सदस्यता को लागू रखा। क्योंकि देखो आपने देखा भी होगा, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके संविधान निर्माण करने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी थे। तो मई 1949 में इसने क्या करा था? कॉमनवेल्थ की सदस्यता के लिए सत्यापन करा था। किसने? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। और 26 जनवरी 1950 के बाद में भी हमने इसको कंटिन्यू बनाए रखा। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि जो एक कॉमनवेल्थ की सदस्यता है ना, हम इसके बाउंड नहीं है कि हमें ये ग्रहण करनी ही करनी है। हम इसको जब मर्जी चाहे त्याग दे और जब मर्जी चाहे एक्सेप्ट कर ले। मतलब एक्सेप्ट तो है ही, लेकिन हम इसको कभी भी त्याग सकते हैं। ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना। क्योंकि देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के लागू होने के बाद 15 अगस्त 1947 के लागू होने के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको ऐसी पावर्स मिल गई थी कि वो किसी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को क्या कर सकती है? ख़त्म कर सकती है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई बनाया गया कानून है उसको हम क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं, या फिर उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कर सकते हैं? भी कंटिन्यू भी रख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास में इस प्रकार की सभी पावर्स थी। और हमने जब संविधान लागू किया तो उसमें कहा भी कि हम जितने भी ब्रिटिश एरा के रूल्स हैं उनको अप्लाई नहीं करेंगे, और करेंगे तो उसको कुछ। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। देखो जो ग्रैनविल ऑस्टिन थे इन्होंने भारत को सहकारी संघवाद का ढांचा कहा था, यानी कि सहकारी संघवाद भारत के लिए एक वर्ड यूज करा था इन्होंने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। सहकारी संघवाद का मतलब ये होता है कि एक मजबूत सेंटर को जन्म देना। जो राज्य की सरकारें हैं वो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है, यानी कि उनका पालन करती है, और कमज़ोर पड़ जाती हैं। जैसे आपने देखा भी होगा जो हमारे यहाँ पर मॉडल अपनाया जाता है वो क्या है? सेंटर ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट क्या है? उससे कम पावरफुल है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जब आप अनुसूची 7 देखोगे, शेड्यूल 7 देखोगे, उसके अंतर्गत यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। इस पर कौन बना सकते हैं कानून? केवल संघ सरकार, इस पर राज्य सरकार, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं? दोनों की दोनों सरकार यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें कानून बना सकती है। अब आप देखो विषय सबसे ज़्यादा किसको दिए गए हैं? यूनियन लिस्ट को, यानी कि केंद्र क्या है? ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा पावरफुल है। जैसे आपने एक देखा भी होगा एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका अलग से फ्लैग था,
वहाँ पर अलग से क्या ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती थी, एक जम्मू कश्मीर की और अलग से भारत की। साथ में साथ वहाँ पर राइट टू एजुकेशन जैसे कोई राइट लागू नहीं होते थे, यानी कि इसका एक अलग ही सिनेरियो था, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, सेंटर ने उसको क्या करा, दो जगह पर तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो देखा आपने कि सेंटर हमारे यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि यहाँ पर क्या है, सहकारी संघवाद का ढांचा अपनाया जाता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, इतनी बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? तो देखो ये रखी गई है संसद की लाइब्रेरी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 36, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो देखो जो द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी विधायिका में पहली बार, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, इसके द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, जैसे ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके द्वारा एक इम्पोर्टेंट काम याद रखना है, जो हमारे प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, उनमें क्या हुआ था, डायरकी, DYARCHY, डायरकी यानी कि द्वैध शासन लागू किया गया था। कहाँ पर? प्रांतों में। और सेंटर में क्या किया गया था, केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर की गई थी बाई कैमरल गवर्नमेंट की स्थापना, यानी कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्था की शुरुआत की गई थी केंद्रीय स्तर पर, वो सबसे पहले 1919 के द्वारा की गई थी। तो इसने यही पूछा है कि पहली बार जो विधायिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था लॉन्च की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही की गई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था को बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम। लेकिन दोस्तों 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती है। जैसे हमने बताया कि प्रांतों में 1935 में क्या थी, डायरकी थी, तो प्रांतों से यहाँ पर डायरकी को ख़त्म कर दिया था और प्रांतीय स्तर पर बाई कैमरल सिस्टम को लॉन्च किया गया था। वहीं जो केंद्रीय स्तर था, केंद्रीय स्तर पर जो डायरकी थी उसको प्रमोट किया और जो बाई कैमरल सिस्टम चलता था उसको ख़त्म कर दिया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें कहाँ रिवर्स हो जाती हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, डैश को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो देखो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो देखो जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग होता है, जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 54 और 55, ये दोनों के दोनों आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति की शपथ होती है वो आर्टिकल 60 में होती है और जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसकी शपथ का वर्णन आर्टिकल 69 में है, जबकि राज्य के अंतर्गत जो गवर्नर होता है उसकी शपथ का वर्णन आर्टिकल 159 के अंतर्गत डिफाइन है। ये सारे के सारे आर्टिकल आपको याद रखने काफ़ी अच्छे से। जैसे आपसे एक दो और आर्टिकल बता दूं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, कि आर्टिकल 57 में यह बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो एक से अधिक बार भी चुनकर आ सकता है। तो इसको कैसे याद रखना है? तो आपको याद रखना है 57 का सम होता है 12 का मतलब बार बार एक व्यक्ति एक से अधिक बार भी क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 57 कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर्टिकल 58 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा व्यक्ति, उसकी क्वालिफिकेशंस के लिए बताई गई हैं बातें। क्वालिफिकेशंस मतलब योग्यता, उसकी अर्हता क्या होंगी, वो 58 में डिफाइन की गई है। और आर्टिकल 72 के थ्रू क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, किसी भी व्यक्ति की मृत्युदान यानी कि उसकी सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अक्षमादान दे सकते हैं। और आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है।
तो देखो जो आधिकारिक भाषाओं की सूची है वो 8वीं अनुसूची में दी गई है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जबकि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। बाद में हमने 8 भाषाओं को जोड़ा है, वो सारी की सारी हम पीछे देख सके हैं, जैसे सिंधी, एनएमके से मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और बीडीएमएस से मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में क्या है? म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड बातें हैं, और 11वीं अनुसूची में पंचायत से रिलेटेड बातें। म्यूनिसिपैलिटी को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो आप कहोगे 18, और पंचायत को 29 विषय है। नेक्स्ट अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनका आवंटन कैसे होगा, ये बातें अनुसूची 4 में बताई गई है, यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश किस संविधान द्वारा प्रभावित है? तो देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि जापान से कानून बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक प्रभावित है, क्योंकि जापान से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे ये आपके सामने लिस्ट है और इसमें आप देखोगे कि जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट मारकर भी रख सकते हो कि कहाँ से क्या क्या लिया है। जैसे आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, और कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियाँ जो रेसिडुअल्स पावर्स होती हैं वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारी अनुसूची 7 है उस 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में फिलहाल कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो भी हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है। हालांकि इसको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन हल्का सा एक रिव्यू ले लो आप यहाँ से कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? कल नागरिकता, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, संसदीय शासन और भारत शासन अधिनियम से सारे के सारे उपबंध है, यानी कि जो आपातकालीन उपबंध है वो हमने जर्मनी के साथ कहाँ से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम से लिया है। जब आप जर्मनी का जो संविधान है जिसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, यहाँ से हमने क्या लिया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपको पता होगा कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो उस समय पर 19, 20 और 21 तो कभी नहीं हटते, लेकिन 19 आर्टिकल को कभी कभी हटा दिया जाता है। किस सिचुएशन में हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा, वो सारी सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये हल्का सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS।